ना थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर, सफ़र आज भी जारी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्शन IAS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। टीम से क्या रूबरू करवाऊँ। हमारी टीम यानी कि हमारी टीम के सारे जो घोड़े हैं सब हिम्मत वाले हैं, सब प्रशिक्षित हैं। बस एक ही अपील है कि UPSC CSC 2023 में आप अपीयर होने जा रहे हैं। अगर कोचिंग के तलाश में हैं तो एक बार ज़रूर एक्शन IAS के तरफ मूव करें, और हमें उम्मीद है कि अगर आप मूव करेंगे तो आने वाला एग्ज़ाम आपके लिए बड़े सरल और सहज रूप से डील हो जाएगा। आज के इस क्लास में हम डील करेंगे या अध्ययन करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो प्रोविज़न किया गया है, यानी कि मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान किया गया है। मूल रूप से यह हमारे संविधान में नहीं था, इसको अमेंडमेंट करके ऐड किया गया है, और इसी अमेंडमेंट से और इसके लिए जो समिति बनाई गई थी उस समिति से प्रश्न बनता है। और कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है कई बार कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसमें से पूछ लिया जाता है कौन सा DPSP का भाग है और कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भाग है। क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के जो प्रोविज़न्स हैं और जो DPSP यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के प्रोविज़न्स हैं कुछ मैच करते हैं, कुछ ओवरलैप करते हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो हमें थोड़ा सा इसका भी अध्ययन करना पड़ेगा और बारीकी से देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे प्रोविज़न हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के हैं और कौन से DPSP के हैं। DPSP वाली क्लास इसके पहले अपलोड हो गई है, अब तक शायद पहुंच गई होगी। कुछ क्लासें YouTube पर हैं, बाकी क्लासें हमारे ऐप पर हैं। जिन लोगों ने ऐप लिया है उनको इसकी एक्सेस मिली होगी। तो देखते हैं कि पूरी कहानी, पूरी थीम क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जब भी बात होगी उसमें भारत के 2 प्रधानमंत्री और एक प्रधानमंत्री के सलाहकार साहब की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो बापूजी ने कहा था, राष्ट्रपिता ने पहले ही बोल दिया था कि हमारे अधिकारों का स्रोत ही हमारे कर्तव्य हैं, क्योंकि जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो हमारे कार्यों से किसी अगले को नुकसान नहीं पहुंचेगा। कैसे? मान लीजिए किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, उसे जीवन जीने का अधिकार है, उसे आवागमन का अधिकार है। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि अगर वो कहीं पर बाइक से जा रहा है तो उसकी बाइक को हम पंचर ना कर दें। अगर हम उसकी बाइक को पंचर कर दे रहे हैं तो हम अपने गलत कार्यों से उस व्यक्ति के अधिकार को समाप्त कर दे रहे हैं। तो वही गांधी जी ने कहा था, राष्ट्रपिता साहब ने कहा था कि हमारे कर्तव्यों का, हमारे अधिकारों का स्रोत ही हमारे कर्तव्य हैं। ये कहानी है। तो आप जानते हैं इमरजेंसी का पीरियड था और हमारे मूलभूत जो संविधान था उस संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रोविज़न नहीं किया गया था। उसके कई कारण रहे होंगे। संविधान निर्माताओं को ये लगा होगा कि इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ या मौलिक कर्तव्य का हम प्रोविज़न क्या करें। इतना तो कर्तव्य किए भारत के लोग, भारत के नागरिक, अंग्रेज़ों को भगा दिए, कितने लोग माँ भारती को स्वतंत्र कराने के लिए शहीद हो गए। अब हम इन लोगों पर कर्तव्यों का बहुत बोझ न डालें, हम इन्हें अधिकार देते हैं और ये अपने अधिकारों में जिएं, अपने जीवन को खुशहाल जिएं। क्योंकि देख रहे हैं कि आतताइयों से लड़ने के लिए कई वर्षों तक कई शहादतें हुई हैं और एक बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में हमारे देश के लोग अपने प्राणों का निछावर किए हैं। तो इन सब मेनली कारणों की वजह से तत्कालीन समय में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रोविज़न नहीं किया गया। लेकिन आप जानते हैं कि जब इंदिरा जी आई तो इंदिरा जी ने को लगा कि देश के कुछ लोग हैं जो सही से कार्य नहीं कर रहे हैं, संविधान विरुद्ध कार्य नहीं कर रहे हैं, और ये लोग भूल गए हैं कि इन्हें अधिकार मिला है लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं। इसलिए इनके कर्तव्यों को हमें एहसास कराना पड़ेगा। और बात तब और भी महत्वपूर्ण हो गई जब भारत में इमरजेंसी लगा दिया गया। और जैसे ही इमरजेंसी का प्रोविज़न क्या, इमरजेंसी की घोषणा हुई, लोग आलोचना करना शुरू कर दिए इंदिरा जी की। इंदिरा जी को तब भी यही पसंद नहीं आया और इंदिरा जी ने सोच लिया कि अब इनको, यानी कि भारत के नागरिकों को कर्तव्यों का एहसास कराना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग सही से कार्य कर नहीं रहे हैं। हम आपातकाल की घोषणा कर रहे हूँ तब भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं।
ऐसा होना नहीं चाहिए, ज़्यादा विरोध नहीं होना चाहिए, ये कहा जाता है कि इंदिरा जी का मत रहा होगा। तो इंदिरा जी के परम सलाहकार सरदार स्वर्ण सिंह साहब हैं। कौन? स्वर्ण सिंह। बुलाई इंदिरा जी इनको, बोली सरदार जी एक काम है। और सरदार जी बड़े चौकन्ने रहते थे। बोले मैडम जी बताइए क्या काम है? तो बोली मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारे देश के नागरिक हैं ना, ये अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं। मैं इनसे कह रही हूँ कि इमरजेंसी लगा दे रही हूँ, मैं इनसे कुछ बोलती हूँ, ये लोग मानते ही नहीं। तो स्वर्ण सिंह साहब ने कहा मानेंगे, उसका उपाय है। बोली क्या? बोली कि देखिए, स्वर्ण सिंह साहब बोले कि देखिए इनको कर्तव्यों का एहसास कराइए, क्योंकि ये लोग कर्तव्य कर नहीं रहे हैं। कर्तव्य क्या है? आपकी बात को मान ही नहीं रहे। तो इंदिरा जी ने कहा उसके लिए क्या होगा? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आ गए हैं और हमारे नाम से एक समिति का गठन कर दीजिए, और स्वर्ण सिंह नाम हमारा है और समिति का नाम हो जाएगा स्वर्ण सिंह, और मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को लिख देता हूँ और उन्हीं बातों को आप संविधान में संशोधन करिए और डाल दीजिए मौलिक कर्तव्य के रूप में। इंदिरा जी मान गई। भाई साहब ने 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को रिकमेंडेशन किया। कुछ को मान लिया इंदिरा जी ने, कुछ को नहीं माना, और 10 मौलिक कर्तव्यों की सूची बना दी। और आप बगल में देख रहे हैं, इंदिरा जी के बगल में अटल बिहारी साहब हैं। अटल बिहारी साहब भी उस समय देख रहे थे कि अगर आप जोड़ रहे हो कुछ तो हम भी जोड़ देंगे। जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने भी 2002 में एक एफडी को जोड़ दिया। 10 इन्होंने जोड़ा और भाई साहब अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने एक और जोड़ दिया, कर दिया 11। इसी पूरी कहानी को पढ़ना है, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं। तो ये है फंडामेंटल ड्यूटीज की स्लाइड। सारी बातें मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया है, और स्वर्ण सिंह समिति ने 8 तरीके के फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ने की बात की थी, लेकिन जोड़ा गया था कितना? 10। और इसे जोड़ा कब गया था? तो प्रश्न बन सकता है, कई बार बना है। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे संविधान में जोड़ा गया है। और जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो वर्ष था 1976 का, सिंपल सा है। फिर इस समय जोड़े गए थे कितने? 10। उसके बाद 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार आई, उन्होंने एक और मौलिक कर्तव्य को पुटअप किया या प्रोविज़न कर दिया। और उस समय कौन से नंबर का संशोधन था? तो 86वां संविधान संशोधन। और इस तरीके से वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या टोटल 11 हो गई। ये सिंपल सी कहानी है। मेनली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, लेकिन अब आगे समझने वाली बात है, उसको भी समझ लेते हैं 5 मिनट में। अब ये महत्वपूर्ण बात समझना है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रोविज़न किया गया है वह संविधान के कितने नंबर भाग में है? भाग 4 का। किसमें? भाग 4 का में। और इसके लिए जो आर्टिकल डेडिकेट किया गया है वो आर्टिकल है 51A, या इसको भी 51 का बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई। अब जो इसमें हमारा मूल कर्तव्य उसमें लिखा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि, अब वही कर्तव्य हम देख लेते हैं कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। बहुत सिंपल सी बात है कि आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश के फ्लैग को, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। ये नहीं कि राष्ट्रीय ध्वज कहीं चिड़ फेंक रहे हैं, फाड़ दे रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज में वे वस्तुओं को रख रहे हैं जिनको नहीं रखना चाहिए। राष्ट्र ध्वज है, आप जिस राष्ट्र में रह रहे हैं ये उसका सिंबल है, ये उसका प्रतीक है, और उसी को आप फाड़ रहे हैं, तिरंगा फाड़ रहे हैं। तो ऐसा आप मत करिए। फिर इसी में कहा गया है उसके आदर्शों का। हमारा आदर्श क्या है? हमारा आदर्श क्या है? समानता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, भाईचारा, ये सब हमारे आदर्श हैं। जाति प्रथा, सती प्रथा, ऐसे
व्यवस्थाओं को हम ना स्वीकार करें, क्योंकि ये हमारा आदर्श नहीं है। महिलाओं का सम्मान हमारा आदर्श है। परद्रव्येषु मात्रवत यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारियों का सम्मान हमारा आदर्श है। इस आदर्श को भी हम फुलफिल करें। फिर इसी में कहा गया है संस्थाओं, यानी कि हमारी जो संस्थाएं हैं, मेनली संसद भवन हो गया, राज्य विधानमंडल हो गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया, ये सब जो हमारी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, इनका अनुरक्षण करें, प्रिजर्वेशन करें। ये नहीं कि इन्हीं को हम डिस्ट्रॉय कर दें, ऐसा नहीं करिए, ये आपका कर्तव्य है। राष्ट्रगान का पालन करिए। अभी मत बोलिए कि किसी धर्म के विशेष के व्यक्ति या किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा, जो व्यक्ति किसी विशिष्ट धर्म से बिलोंग करता था इसलिए उसने इसका निर्माण किया, इसलिए हम नहीं गाएंगे, हमारे धर्म विरुद्ध। नहीं डियर, ऐसा मत करो। आप राष्ट्र में रह रहे हो, राष्ट्र प्रथम है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा इसी में है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं और उनका पालन करें। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग अंग्रेजों से मुक्त होने के लिए उनसे क्रांति कर रहे थे, उनसे हम एक तरीके से युद्ध कर रहे थे या उनसे हम फाइट कर रहे थे, तो हमारे उस समय क्या थे आदर्श कि हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करना है और हमें सब लोगों को मिलकर इन आतताइयों को बाहर खदेड़ना है, अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ देना है। और इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, करो या मरो, ये सब क्या थे? ये सब स्वतंत्रता के समय हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उद्घोष थे। इन उद्घोष को हमें रखना है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सब क्या था? ये सब स्वतंत्रता के लिए, लोगों को कलेक्ट करने के लिए, उसमें ब्रदरहुड को डेवलप करने के लिए बातें कही गई थी। इन बातों को हमेशा स्मरण रखें, तभी अगर कोई देश का अटैक हो जाता है तो फिर हम लोग इकट्ठे होकर लड़ेंगे। हथियार नहीं होगा तो लाठी के दम पर लड़ेंगे। ये कहा गया है। ये क्या है? हमारा मौलिक कर्तव्य है। फिर इसी में कहा गया है, अगला मौलिक कर्तव्य है हमारा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण बनाए रखें। क्या बातें की गई है? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता, यानी कि भारत की सर्वोच्चता। प्रभुता का मतलब सर्वोच्चता। भारत को उस लायक बनाना है कि अमेरिका कितना भी बोले कि रूस के विरुद्ध आप बोल दीजिए, लेकिन भारत की प्रभुता, भारत की हेजोमोनी को स्थापित करके रखना है और अमेरिका को बताते रहना है कि देखिए डियर, हमें जब लगेगा कि हमें रूस के विरुद्ध बोलना है, हम बोल देंगे। आप प्लीज़ मत बताओ, आप अपना काम करो। आप अफगानिस्तान से भगे थे, हम आपको रोके नहीं थे कि आप रुक जाइए 5 साल और यहीं। आप करने क्या आए थे? आतंकवाद का समापन करने आए थे ना। क्या किए आप यहाँ? हमने कुछ कहा आपको? नहीं कहा ना। तो आप हमें मत बताओ कि हम रूस के प्रति क्या नीति अपनाएंगे। आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। तो इस तरीके का स्टैंड लेने के लायक भारत को बना के रखना है। फिर इसी में कहा गया है भारत की एकता। अब ये नहीं कि आपस में ही सब लड़े जा रहे हैं, एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायी से लड़ रहे हैं। वो कह रहा है कि हम तुम्हारी धार्मिक आयोजनों को नहीं होने देंगे, अगला कह रहा है कि तुमने सोच कैसे लिया कि हम आयोजन करने नहीं देंगे, हम तुमको ही समाप्त कर देंगे। तो ये एकता कहाँ है? इस तरीके की जो दुर्भावना है, इसका समापन करके लोगों में एकता का भाव रखना है। फिर अखंडता की रक्षा करें। अरे जो भारत की मातृभूमि है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक, अंटार्कटिका से लेकर मंगलयान तक, मंगल तक, जहाँ जहाँ तक हमारा लैंड है, तटीय मैदान, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, सबको बचा के रखना है। इस पर किसी का अधिकार न होने पाए, कोई इसे लूट न ले जाए। जैसे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान हमसे लूटा गया, हमारी मातृभूमि चली गई। इसलिए इंदिरा जी ने एहसास कराया कि देखिए उस समय चला गया था, आप लोग कर्तव्य सही से कर नहीं पाए, आप सही से कर्तव्य करिए। खैर उस समय तो उनके फादर जी भी थे, तो फादर जी को भी बोली होंगी कि उस समय फादर जी भी सही से कर्तव्य नहीं निर्वहन कर पाए, अखंडता बची नहीं पाई। तो ये भी हमारा कर्तव्य है। फिर अगला क्या कर्तव्य है हमारा
देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। है ना, कहते हैं ना, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। ये राष्ट्र उन्हीं का नहीं है जो सीमाओं की रक्षा करते हैं। ये राष्ट्र सबका है और इस राष्ट्र की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का यह परम कर्तव्य है। यही तो हमारा कर्तव्य है, यही तो हमारा डीपीएसपी है। सिंपल सी बात है कि भाई हम जिस राष्ट्र में रह रहे हैं, देख लीजिए यूक्रेन को लड़ रहा है इतनी बड़ी शक्ति से साथ, अलग की बात है क्यों लड़ रहा है, लेकिन अपने राष्ट्र की रक्षा कर रहा है ना। तो चीन से हम भले हार गए लेकिन हम लड़े तो। फिर हम पाकिस्तान को कितनी बार हराए, फिर अभी डोकलाम में खड़े हो गए चीन के सामने सीना तान के। कि देख रहे हो, हम लोग अब मौलिक कर्तव्य को शामिल कर लिए हैं संविधान में और हम संविधान के अनुसार चलने वाले हैं, तुमसे लड़ेंगे। फिर चीन ने कहा क्या फ़ायदा यार, तुम लोग लगता है कर्तव्य जान गए हो अपने अच्छे से, चला गया पीछे, बात खत्म हो गई। तो राष्ट्र की रक्षा हो गई। नहीं, वो तो कह रहा था कि आपकी मिशन है कि हम अरुणाचल प्रदेश को ले लेंगे। भारत के लोगों ने कहा, भारत के सैनिकों ने कहा आइए जरा, हम बीजिंग में कल झंडा फहराएंगे। तुम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हो, हम बीजिंग की बात करते हैं, तुम्हारी राजधानी को कैप्चर करेंगे। चीन समझ गया कि ना, बहुत ज़्यादा कर्तव्यशील हो गए हैं यहाँ के लोग। तो यही बात की जा रही है, यही कर्तव्य है कि राष्ट्र की सेवा करो और आपको बुलाया जाए कि आप आइए सैनिक बनिए, बन जाइए सैनिक। ये मत कहना कि नहीं हम नहीं बनेंगे सैनिक, नहीं, ऐसा नहीं है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ेगा, यही हमारा मौलिक कर्तव्य है। फिर इसी में कहा गया है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी कि सभी लोगों में भाईचारा बनाना है, माँ बहन बेटियों की रक्षा करना है, माँ बहन बेटियों के प्रति जो कुप्रथाएं हैं उनको प्रथाओं को समाप्त करना है। बहन बेटियां बाहर पढ़ने जा रही हैं तो उनकी रक्षा करना है, उनके लिए भक्षक नहीं बन जाना है। ऐसा काम नहीं कर देना है कि कोई लड़की पढ़ने जा रही है और आप उसको लगातार छेड़खानी कर रहे हैं। उसके फादर ने देख लिया, उसका स्कूल जाना बंद करा दिया, उसका कोचिंग जाना बंद करा दिया। ऐसा मत करिए, ये उनके सम्मान के विरुद्ध है। आपने उनके मूल अधिकार को छीन लिया, आपने उनके जीवन जीने के अधिकार को छीन लिया। आप ऐसा मत करिए, आप मौलिक कर्तव्यों का पालन करते रहिए। फिर इसी में बात की गई कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। भाई हमारी गौरवशाली जो हिस्ट्री है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्य भवेत्, वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा धरती ही परिवार है। आप इस गौरवशाली बात को समझिए। क्षणिक सुख के लिए देख लीजिए, भारत कह रहा है WTO मुझे इजाज़त दे दो, जो भुखमरी है हम भुखमरी को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, हम अनाज भेजेंगे। यूक्रेन में मेडिकल इमरजेंसी या मेडिकल सुविधाओं को भारत दे रहा है। कोरोना के समय में भारत ने विश्व स्तर पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई। ये क्या है? ये भारत की गौरवशाली हिस्ट्री है। भारत हमेशा परोपकार में रहा, भारत हमेशा परोपकार करता रहा। ये भारत की संस्कृति है। स्त्रियों का सम्मान, राष्ट्र की रक्षा, भेदभाव नहीं हो, गलत प्रथाएं नहीं हो, ये भारत की हिस्ट्री है, ग्लोरियस पास्ट है। इस ग्लोरियस पास्ट को प्रिजर्व करके रखना है, यही हमारा मौलिक कर्तव्य है। फिर इसमें कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, इनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। देख रहे हैं ना, आज ग्लोबल वार्मिंग कितनी समस्या क्यों है? क्योंकि लोगों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की। तभी तो चिपको आंदोलन चलाया गया। चिपको आंदोलन क्या था? पर्यावरण संरक्षण के लिए था कि पेड़ों को मत काटो, अगर आपको पेड़ों को काटेंगे तो हम पेड़ों से चिपक जाएंगे और हमको भी साथ में काट देना। इस तरीके का कर्तव्य लोगों ने निर्वहन किया। वृक्षारोपण को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? अरे सांस नहीं ले पा रहे हो, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई है, फेफड़े ब्लास्ट हो रहे हैं, फिर भी आप पेड़ काटने से रुक नहीं रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। जंगल में जो जीव रह रहे हैं उनका आप
प्रिजर्वेशन करें, संरक्षण करें। ये नहीं कि आज हम शेर का ही मांस खाएंगे, अरे आज हम मोर का ही मांस खाएंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है। जीवन और दैहिक स्वतंत्रता मिली है और जीवन और दैहिक स्वतंत्रता में हमें चूज करने का अधिकार है कि हमें कौन सा प्राणी का मांस खाना है। अरे ऐसा मत करिए, जंगली जीवों की भी रक्षा करिए। नदियां हैं, आप नदियों को इतना दूषित कर दिए कि गंगा संरक्षण अभियान चलाना पड़ रहा है। गंगा को भी मैली कर डाला, वहीं का पानी आप पीते हैं। सारे गंदे पदार्थों का विसर्जन आप गंगा में करते हैं। आप ऐसा मत करिए, आप झीलों को स्वच्छ रखिए। झीलों में भी जीव रहते हैं, उन जीवों को भी जीना है और उन जीवों के जीने के अधिकार से आप उनको वंचित ना करें। आप वहाँ पर कचड़े की डंपिंग ना करें। लेकिन क्या होता है, लोग तालाबों में, नदियों में कचड़े का डंपिंग करते हैं और डंपिंग करने से कितना नुकसान होता है। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उसमें रहने वाले जीव जी नहीं पा रहे हैं। आप गंदा पानी पिएंगे, ऐसा मत करिए, क्योंकि ये आपका मौलिक कर्तव्य है। फिर इसी में कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या हुआ कि सब लोग वैज्ञानिक बन जाए? नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब साइंटिफिक अप्रोच रखना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होता तो चंद्रमा पर पानी है किसने बताया विश्व को? भारत ने। केवल आपके पूर्वजों ने जो अच्छे काम कर दिए उससे सही काम नहीं होने वाला है कि जब जीरो दिया भारत ने। अरे भारत ने जीरो दिया, अब आप लोग, आपके पूर्वजों ने दे दिया, हमारे पूर्वजों ने दे दिया, अब हम भी तो कुछ दें। तो हम लोगों ने क्या दिया विश्व को? हमने बताया कि चंद्रमा पर भी पानी है। हमने कितने सैटेलाइट एक साथ भेज के कीर्तिमान स्थापित किया। हम मंगल पर जा रहे हैं, ये है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कोरोना की वैक्सीन हम सबसे तेज लगा रहे हैं। सबसे तेज का मतलब ये नहीं कि तुरंत लगाए और अंदर कर दिए, ये नहीं। इसका मतलब बृहद स्तर पर आज विश्व में खाई जाने वाली हर चौथी गोली, गोली का मतलब बंदूक वाली गोली नहीं, टैबलेट, मेडिकल टैबलेट, आज विश्व में खाई जाने वाली हर टैबलेट भारत की है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इस तरीके का हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करना है। हमें सैटेलाइट वगैरह बना के देखते रहना है कि अगल बगल क्या हो रहा है। हम पोखरण में परमाणु विस्फोट कर लिए, दुनिया जान ही नहीं पाई, अमेरिका जान ही नहीं पाया। अमेरिका परेशान कि कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको नहीं पता था कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रोविज़न कर दिया गया है। तो इस तरीके की भावना का हमें निर्माण करना है और ज्ञानार्जन करना है। ज्ञान विश्व को देते रहना, तभी तो विश्व गुरु बनेंगे। मानवतावाद, मानवतावाद का मतलब क्या हुआ कि यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, भारत वहाँ मेडिसिन भेज रहा है। यही सब मानवतावाद है। विश्व भूखमरी से परेशान है, अफगानिस्तान में खाने के लिए भोजन नहीं है, भारत वहाँ गेहूँ भेज रहा है। यही तो है मानववाद। ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। फिर अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और उसे हिंसा से दूर रखें। यानी कि जो हमारी सार्वजनिक संपत्तियां हैं, रेलवे है, संसद भवन है, सड़क हैं, बस अड्डे हैं, विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, इन सब की संरक्षा करें और इनको हिंसा से दूर रखें। ये नहीं कि आप आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं तो रेलवे ट्रैक ही उड़ा दे रहे हैं। बड़ी अच्छी परंपरा भारत में विकसित होती चली जा रही है, रेलवे ट्रैक उड़ा दो, रेलवे बंद कर दो। अरे हड़ताल करो जी, किसने मना किया है आपको? लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? आप सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान क्यों कर रहे हैं? समझ में आता नहीं। फिर सरकार कुछ कर देती है तो फिर लगता है कि हमारा मूल अधिकार सरकार छीन रही है। अरे आप तो न जाने कितने लोगों के अधिकारों को अपने आवेश में, भावना के आवेश में आकर छीन लेते हैं और फिर सरकार जब कानून के हिसाब से काम करती है तो आप मानवाधिकार की दुहाई देते हैं। अरे ऐसा मत करिए, हिंसा से दूर रखिए। फिर है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यानी कि अकेले भी, कई लोग मिलकर भी कोई ऐसा काम करिए जिससे राष्ट्र की प्रगति हो। बड़ी कंपनी लगाइए, बड़ी कोचिंग खोलिए। अकेले नौकरी पा जाओगे तो क्या करोगे? अरे ऐसा संस्थान बनाए जिसमें 10,000 लोगों को रोजगार दीजिए।
जिससे सरकार को भी टैक्स मिलेगा, आपको भी पैसा मिलेगा, जीडीपी बढ़ेगी। तो जीडीपी अकेला कोई व्यक्ति बढ़ा सकता है? अंबानी और अडानी का ही काम है। अरे मिलजुल कर एक नई पार्टी बना लीजिए, हमेशा मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, राहुल जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। खैर अभी दोबारा क्या, पहली बार ही नहीं बन पाए। तो मिलकर कोई पार्टी बना लीजिए, देश का शासन का संचालन कीजिए। आपको लगता है कि सरकारें रोजगार नहीं दे पा रही हैं तो मिलिए 10-20 लोग, 50 लोग, 1 लाख 2 लाख, बनाइए अच्छी पार्टी। तो आपको लगता है कि भारत की राजनीतिक सारी पार्टियां अच्छी नहीं है आपके अकॉर्डिंग, आप अच्छी पार्टी बनाइए, राष्ट्र को एक नए उत्कर्ष की ओर ले जाइए। ये आपका कर्तव्य है, वो भी मूल कर्तव्य है। फिर है अगला, यदि माता पिता या संरक्षक, सिंपल सा मतलब 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, यह भी हमारे मौलिक कर्तव्य है। तो आई थिंक आप इस बात को समझ गए कि मौलिक कर्तव्य क्या है, कब शामिल किया गया, किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया। लेकिन इम्पोर्टेंट एक बात यह है कि आप देख रहे हैं कि जो मौलिक कर्तव्य की स्थिति है वह गैर न्यायोचित है। क्या? गैर न्यायोचित, यानी कि इसको फोर्सिबल नहीं कराया जा सकता है। अब इसको फोर्सिबल नहीं कराया जा सकता है तो कई लोग बड़ी समस्या बना रहे थे। कोई राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहा था, कोई रेलवे ट्रैक को उड़ा दे रहा था, वन्य जीव संरक्षण की बात की गई थी, लोग वन्य जीव का संरक्षण नहीं करते थे, उनकी तस्करी करना शुरू कर दिए, बड़ी समस्या आई। तो फिर एक जज साहब थे, वर्मा साहब, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और इनको कार्य दिया गया कि जरा बताइए कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारे संविधान में शामिल है, क्या उसको फोर्सिबल कराया जा सकता है, क्या उसको क्रियान्वित या लागू कराया जा सकता है। तो साहब ने कहा कि देखिए कुछ ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिन्हें फोर्सिबल बना देना चाहिए। फोर्सिबल बना देने का मतलब कि मान लीजिए कहा गया है कि सार्वजनिक संपत्तियों को आप हिंसा से दूर रखेंगे, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। लेकिन आपने मन ही बना लिया है कि हम हड़ताल करेंगे तो रेलवे ट्रैक को ही उड़ाएंगे, रेलवे में आगजनी करेंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, हम यही बोलेंगे, पर्यावरण को हम नुकसान ही पहुंचाएंगे, नदियों को हम दूषित ही करेंगे, झीलों को हम दूषित ही करेंगे, चंदन का पेड़ ही हम काटेंगे, हम चीता का ही शिकार करेंगे। अगर आपने ऐसी टेंडेंसी बना ली है तो आपको रोकने के लिए, क्योंकि आपकी ये टेंडेंसी, आपकी यह मानसिकता राष्ट्र को, पर्यावरण को बहुत छत विछत कर रही है और आप अकेले छत विछत कर रहे हैं, तो आपको ऐसा ना करने दिया जाए, इसलिए कई कानून बनाए गए। तो सिंपल सी बात है कि कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो फोर्सिबल हैं, कुछ हैं जो नॉन फोर्सिबल हैं। जैसे आप पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे या पर्यावरण को गंदा करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए कानून है। आप वहाँ जंगल के जो जानवर हैं उनको आप अनैतिक रूप से उनका शिकार कर रहे हैं, अमानवीय तरीके से शिकार कर रहे हैं, तो उसके लिए भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। क्या? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980 बनाया गया है। इसी तरीके से आप राष्ट्रीय गौरव का अपमान करेंगे तो उसके लिए भी राष्ट्रीय गौरव निवारण एक्ट 1971 बनाया गया है। आपसे कहा गया है कि आप जाति, धर्म, मजहब के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव या मनुष्य न फैलाएं, लेकिन आप कह रहे हैं हम जाति आधार पर ही सारा काम करेंगे, धार्मिक आधार पर ही सारा काम करेंगे। तो इन सब से भी डील करने के लिए सिविल अधिकार अधिनियम बनाया गया है। तो ये टोटलिटी में हमारी कहानी है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, जो हमारे संविधान में दिया गया है। सिंपल सी बात है कि मूल संविधान में इसका प्रोविज़न नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य हमारे शामिल किए गए। फिर 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इस तरह गणना की दृष्टि से टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और वर्मा समिति की अनुशंसा पर कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फोर्सिबल बनाया गया है। तो आज की कहानी यहीं पर। हमें उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी। तो लास्ट में वही, अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।